ये कहानी है गढ़मुक्तेश्वर नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। आर्यन, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आई। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। आर्यन उन लोगों के पास गया। दीनदयाल काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा आर्यन, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। आर्यन की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। दीनदयाल काका ने बड़ी गंभीर नजरों से आर्यन को देखने लगे। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। आर्यन वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। आर्यन ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। आर्यन उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। आर्यन बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। आर्यन ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम रुद्र है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ, साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होंगी, कृपया मेरे साथ चलिए। आर्यन को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे दीनदयाल काका की बातें याद आई, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो रुद्र,
मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आर्यन अंदर जाकर कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और रुद्र के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थी। रुद्र आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, रुद्र के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर रुद्र जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं, हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक आर्यन को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। रुद्र, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। आर्यन ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। आर्यन जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब अंदर चलिए, माँ अंदर इंतजार कर रही हैं। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइए मत, वो बस हमारी मजबूरी है। आर्यन का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर आर्यन के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि आर्यन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। रुद्र, जो अभी तक आर्यन के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें धसी हुई थी और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोली और सीधे आर्यन की ओर देखा। आ गए बेटा। रुद्र कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? आर्यन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, रुद्र ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो, देखो बाहर उस खंबे को। वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंबा जो रुद्र के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर रुद्र की परछाई दिखाई दी, पर रुद्र वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। आर्यन ने देखा कि बूढ़ी औरत
खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो? रुद्र, मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी माँ को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंबे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। आर्यन समझ गया कि रुद्र उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। वो बूढ़ी औरत अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप आर्यन के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि रुद्र और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। आर्यन ने देखा कि रुद्र का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। वो कमरे के कोने में दुबक गया था। रुद्र का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि आर्यन के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। रुद्र, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? आर्यन की बात सुनकर रुद्र का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यह कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। आर्यन ने मौका देखा और बिना सोचे समझे रुद्र के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा, यहाँ से दूर गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। आर्यन बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे रुद्र की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। आर्यन जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। आर्यन रुक गया। कुएं के अंदर जहां पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। आर्यन, रुको मत, हमारे पास आओ। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं है।